गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल सर्विसेज क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज अभ्यास का तीसरा टेस्ट और अंतिम टेस्ट कंप्लीट हुआ और मैं इसे क्वेश्चन को डिस्कशन कराऊंगा। मैं क्वेश्चन को धीरे धीरे एक्सप्लोर कर लूँगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा या मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको वैसे ही डिस्कस करा दूँगा, ठीक है। तो इस बार का क्वेश्चन देखा जाए, तुलना किया जाए पिछले बार से, तो काफ़ी अच्छा था और काफ़ी सेक्शन से क्वेश्चन आया हुआ था। थोड़ा सा पिछले बार की तुलना में हल्का सा आप कह सकते हैं, हम ज़्यादा टफ के सेक्शन मान सकते हैं, ठीक है। वैसे भी जो अभ्यास का जो लास्ट टेस्ट होता है वो अन्य दो टेस्टों की तुलना में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था, पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी से था। शुरू का 10 क्वेश्चन इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी से था। इसमें था कि एक चारण खास श्रृंखला में प्रकाश स्वपोषी और रसायन स्वपोषी दोनों सदैव प्रथम पोषण स्तर पर होते हैं। दूसरा था दी गई खास श्रृंखला में मछली कभी भी तृतीयक उपभोक्ता नहीं हो सकती। और तीसरा था अपरत खास श्रृंखला चारण खास श्रृंखला में ऊर्जा का हस्तांतरण कर सकती है। तो ये क्वेश्चन था इसका। इसके बाद इस तरह के क्वेश्चन जनरली यूपीएससी में पूछा जाता है। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन अगर देखा जाए यूपीएससी का, तो अगर मान लीजिए 12 क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको 6-7 क्वेश्चन बेसिक रहता है और बाकी जो क्वेश्चन है 7-8 क्वेश्चन वो करंट से रहता है। तो इसमें भी कोशिश किया गया है कि बेसिक से भी क्वेश्चन पूछा गया है और जो करंट इवेंट है उससे भी पूछा गया है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन था ये बेसिक से क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था कि इनमें से कौन गैर आयनीकृत विकिरण प्रदूषण के स्रोत है। तो अक्सर देखा जाता है कि यूपीएससी प्रदूषण के रिगार्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। या तो पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे कारक है जहाँ से कोई प्रदूषित गैस निकल सकती है, या फिर उससे जुड़े अन्य क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो गैर आयनीकरण विकिरण के प्रमुख स्रोत क्या है, और ऐसे क्वेश्चन में जनरली आंसर ऑल ऑफ दिस होता है। तो मैंने भी उसी बेस पे इसको मारा था कि उतना सारा सोर्स आप पढ़ नहीं पाएगा, तो वहाँ पर आपको उसी बेस से मानना होगा। बहुत ज़्यादा जो अलग होगा उसी को आप छांट सकते हैं। तो इसमें चारों देखा जाए तो चारों का लग रहा है कि चारों रेडियो एक्टिव तत्व तो निकालते हैं या फिर रेडियो से जुड़े हुए हैं चारों, तो कहीं ना कहीं चारों इसका आंसर होना चाहिए। इसके बाद जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये भी कह सकते हैं कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत बेसिक लिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हाल ही में केंद्र सरकार फ्लाई एश के उपयोग पर अधिसूचना जारी की है, या फिर इन्वायरमेंट से रिगार्डिंग कुछ अगर नया कोई कानून पारित होता है या नया कोई नियम बनता है तो उसके रिगार्डिंग भी यूपीएससी पूछती है क्वेश्चन, और उसी को ध्यान में रखते हुए इस पेपर में भी ये क्वेश्चन सेट किया गया है। फिर ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये करंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ये प्रोजेक्ट टाइगर का 50 साल पूरा हुआ है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में देखा गया है कि कौन कौन से प्रजाति शामिल हैं। तो इसमें टोटल 7 है। तो देखना था कि 7 में कौन कौन से शामिल है, तो इसमें सब शामिल है, ठीक है। इसमें देखिए हिम तेंदुआ जगुआर को लेकर कोई डाउट नहीं था। प्यूमा को लेकर डाउट हो सकता था, जिन्होंने भी पढ़ा होगा सही किया होगा। मुझे याद नहीं था प्यूमा का, तो ये मुझसे गलती हुआ, लेकिन इसमें प्यूमा भी शामिल है। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों का यहाँ पर क्वेश्चन को पीडीएफ बनाया है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा, ठीक है ना। 98 71 28 68, ठीक है। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। इसके बाद ये क्वेश्चन एम्बोडिड कार्बन, ये भी बेसिक से क्वेश्चन था। टर्मोलॉजी से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं इकोलॉजी में, वहाँ भी यही काम किया गया। और इसके बाद ये जो क्वेश्चन था ये आपका इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग जो कुछ चेंजेज हुए हैं या कह सकते हैं कि जो संगठन है वहाँ से क्वेश्चन पूछा है। इसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी चर्चा में था, जो ऑस्कर अवार्ड मुझे मिला है, तो उस ऑस्कर अवार्ड को रिगार्डिंग जहाँ पर ये बनी थी वो मूवी, उसके बारे में पूछा हुआ। ये बहुतों को पता भी होगा, जिन्होंने भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं मूवी वगैरह में या नहीं भी रखते हैं, करंट अफेयर से पढ़े हैं तो उससे पता चल जाएगा। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व था इसका। फिल्म का नाम था द एलिफेंट विस्पर्स। इसके बाद ये क्वेश्चन 9 नंबर, ये भी बेसिक क्वेश्चन था। और 10 नंबर क्वेश्चन हाइपर एक्लूमिनेटर प्लांट्स। तो आप मान सकते हैं कि साइंस एंड टेक वाला क्वेश्चन और इन्वायरमेंट का मिला जुला क्वेश्चन होता है, क्योंकि साइंस एंड टेक में कुछ नया जब खोज होता है तो वो खोज इन्वायरमेंट से भी हो सकता है। कोई नया प्लांट, कोई नया जीएम क्रॉप्स, तो आप वहाँ पर अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कि क्वेश्चन को किस में रखें, साइंस एंड टेक में रखें या फिर इन्वायरमेंट रखें। कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो दोनों में रखे जा सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था 10 नंबर, इसको आप दोनों में रख सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन शुरू हुआ था वो पॉलिटी का था। पॉलिटी का क्वेश्चन थोड़ा सा इस बार टफ पूछा हुआ था। यूपीएससी में जनरली देखा दिखाया था कि अगर 10 से 12 क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है पॉलिटी का, तो 2 से 3 क्वेश्चन काफ़ी टफ होते हैं जो आप सीधे एग्जाम में ही देखते हैं। सुना सुना होता है पर कन्फ्यूजन बहुत होता है। बाकी अगर आपका बेसिक सही है, लक्ष्मीकांत को अच्छे से पढ़ें तो 8 से 9 क्वेश्चन सही कर लेंगे।
बट विजन ऐसा करता है, विजन को बहुत सारा क्वेश्चन सेट करना होता है, तो विजन जनरली पॉलिटी से टफ क्वेश्चन डालता है, क्योंकि उसको पता होता है कि बहुत सारे बच्चे पॉलिटी अच्छे से पढ़ के आते हैं। तो यहाँ पर आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि क्वेश्चन आसान आएगा पॉलिटी का। पॉलिटी पढ़ें फिर भी फिर लगेगा आपको, ठीक है। तो राष्ट्रसभा के संदर्भ में क्वेश्चन था ये। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ पाऊँगा। PDF चाहिए तो उस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, PDF वहाँ पर मिल जाएगा आपको। ये छठी अनुसूची के रिगार्डिंग था, ये चर्चा में था। लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने को लेकर काफ़ी मांग उठाई जा रही थी, तो इस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ पर आंदोलन में चला था सोनम वांगचुक के नेतृत्व में, तो इस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया, अंडर ट्रायल कैदी के मामले में कौन सा आर्टिकल लागू होता है उसके अधिकारों को लेकर। तो यहाँ पर मेनली कन्फ्यूजन 20 और 22 में था। फिर 14 नंबर क्वेश्चन भी उसी से जुड़ा हुआ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जुड़ा हुआ है। तो पॉलिटी और गवर्नेंस दोनों शामिल हो जाता है। फिर लोकसभा के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के संबंध में कोई निर्वाचन कौन करता है, निर्वाचन की तिथि कौन निर्धारित करता है। उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा था, पॉलिटी का क्वेश्चन था कि इनमें से कौन लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत शामिल है। तो अगर आपको दो पता है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, तो आंसर आ जाएगा। 3-4 जहाँ है वो आंसर होगा, तो 3-4 केवल सी में है, तो सीधे इसका आंसर हो जाएगा। जनरली कन्फ्यूजन होता है कि CBI को इस चीज़ को लेकर डाउट होता है गृह मंत्रालय के तहत आता होगा, लेकिन नहीं, CBI कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत शामिल है। फिर ये क्वेश्चन 18 नंबर आर्टिकल 263 के रिगार्डिंग पूछा गया था। फिर 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ग्राम पंचायत विकास योजना के तहत आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय हेतु पंचायत विकास योजना को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसे अधिसूचित किया गया है। तो पंचायत से क्वेश्चन है, और पंचायती राज से एक नया क्वेश्चन फिक्स है, या तो पैसा एक्ट से पूछ लेगा, नहीं तो अगर पंचायत में कोई बॉडी है उसके रिगार्डिंग पूछ लेगा। तो पंचायत को लक्ष्मीकांत मिश्र देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ कुछ उसका प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट भी है, वो भी देख लीजिएगा। पंचायतों में जो सूची दिया गया 29, तो एक नज़र को देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है सूची से भी क्वेश्चन आ जाए। फिर हर साल UPSC एक नई टेक्नोलॉजी को डिफाइन करता है, या स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, संविधानवाद से क्या समझते हैं, तो विशेषाधिकार से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर COT में कन्फ्यूजन हो सकता है। इसके बाद संसदीय कार्रवाई की रिगार्डिंग पूछा गया, यील्डिंग द फ्लोर। उसके बाद आगे तो 20 तक पूछा गया था पॉलिटी। फिर आगे 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है। इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग पूछा गया, राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों के संदर्भ में कौन स्वचालित स्थिरक स्टेबलाइजर के रूप में काम करते हैं। इसके बाद ये इकोनॉमिक के रिगार्डिंग पूछा गया बंदरगाह से, कि बंदरगाह की स्थापना और उसका रेगुलेशन कौन करती है। इसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रशासित मूल्य तंत्र के तहत घरेलू प्राकृतिक गैस के लिए मूल्य निर्धारण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तनों को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था। ये पॉलिटी में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होता है गवर्नेंस को लेकर, कोई नया कानून पारित हो जाता है या फिर कोई नया विधेयक आता है, तो उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ जाता है। ये 24 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था वो GNP से पूछा गया था, कि GNP में आप क्या क्या शामिल करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन ये काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, अक्सर UPSC ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा अगर हमारी मुद्रा बन जाती है भारतीय रुपये, जिसके प्रयास भी चल रहे हैं अभी, स्पेशली जब से डॉलर को लेकर जो अभी कंट्रोवर्सी हुआ है उस चीज़ को लेकर, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि डॉलर अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बन जाए तो क्या क्या प्रभाव होगा उसका। तो डॉलर का ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का काफ़ी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया, विनिवेश के संदर्भ में पूछा गया क्वेश्चन है। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक की परिसंपत्ति के संदर्भ में पूछा गया क्वेश्चन है। बेसल समिति पर जो महत्वपूर्ण बैंक जो होती है उनको उनकी सूचना का प्रकाशन कौन करता है या सूची कौन निकालता है, इसके संदर्भ में पूछा गया क्वेश्चन था ये। और 30 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ये परिवारों की बचत के संदर्भ में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये जानना चाह रहा है कौन सा इसमें सही है और कौन सा गलत है। इसके बाद फिर 30 तक था इकोनॉमिक्स। फिर 30 के बाद था मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में संथाल विद्रोह, जितने भी जनजातीय विद्रोह है उसे एक नया क्वेश्चन UPSC का आना ही आना है। जो बड़े विद्रोह है जैसे संथाल, मुंडा या फिर असहयोग, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है UPSC। और जो छोटे जो विद्रोह हुए हैं जैसे कि नारकल बेलिया विद्रोह हो गया, भील विद्रोह हो गया, तो ये सारे विद्रोह का क्रोनोलॉजी पूछ देता है UPSC। तो सारे विद्रोह का कम से कम टाइम याद कर लीजिए, क्षेत्र याद कर लीजिए और उनके जो नेतृत्व करता था वो याद कर लीजिए, उससे और काम बन जाएगा। और जो विद्रोह बड़े बड़े हुए हैं
जैसे असहयोग हो गया, सविनय हो गया, भारत छोड़ो, इसका पूरा डिटेल देख लीजिए, अंदर तक देख लीजिए, क्योंकि उससे स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है। संथाल और मुंडा को भी शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। और इसके साथ साथ जो ब्रिटिश काल में जो एक्ट पारित किया गया था 1773 से लेके 1858 तक एक्ट पूरा याद कर लीजिए। उसके बाद आप 1947 तक का जितना भी एक्ट है वो सारा एक्ट का जो मेन में प्रधान है उसको याद कर लीजिए। वहाँ से भी यूपीएससी हर साल पूछता है। जैसे कि 2022 में भी पूछा था आपका, वो 2021 से पूछा, 1935 के एक्ट से पूछा हुआ था। और हर साल एक नया क्वेश्चन रहता है, या तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है वो, और नहीं तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है। तो आप अगर अच्छे से पढ़े हुए हैं तो कम से कम ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लीजिएगा 2 या 3, और अगर 2 ऑप्शन में एलिमिनेट कर लेते हैं तो 2 पर आप आराम से आप उसको ऑप्शन को टिक लगा सकते हैं। नहीं तो अगर आसान क्वेश्चन आएगा तो सीधे मार सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था कि बंगाल में सती प्रथा प्रतिबंध लागू किया गया था। तो बंगाल प्रांतीय विधायिका के द्वारा, या फिर लॉर्ड विंडिया बेंटी के प्रयासों के कारण केंद्रीय विधानसभा द्वारा, या ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, या ब्रिटिश संसद द्वारा। तो यहाँ पर काफ़ी डाउट इस चीज़ को लेकर था कि ये जो एक्ट बना था, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिटिश जो कंपनी थी उसके पास पावर था कानून बनाने का। और उस समय 1857 के एक्ट के पहले ब्रिटिश सरकार यहाँ पर ऑल इन ऑल थी, सॉरी कंपनी यहाँ पर ऑल इन ऑल थी। तो ऐसे में ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के द्वारा बनाया गया होगा, और नहीं तो ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया। सी और डी में डाउट था। फाइनल इसका आंसर आएगा तो पता चलेगा क्या था, क्या इसका आंसर होगा। बाकी केंद्रीय विधानसभा तो होने का चांस कम है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि केंद्रीय विधानसभा कॉन्सेप्ट ही 1909 के एक्ट में आया था। उसके बाद ये क्वेश्चन फैक्चुअल कह सकते हैं आप, या कुल मिला के क्रोनोलॉजी से कह सकते हैं कि निम्नलिखित महिला नेताओं में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षा पद को सुशोभित किया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी, और नाली सेन गुप्ता पहली अंग्रेज महिला अध्यक्ष। आपको पता है तो आप आराम से हट लीजिएगा कि चौथा जो ऑप्शन ये नहीं होगा। फिर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए, भारत में जो जो महत्वपूर्ण गवर्नर हुए हैं या गवर्नर जनरल, उसके बारे में अच्छे से देख लीजिए। इसमें रॉबर्ट क्लाइव का नाम आता है। इसके बाद आपको विलियम बेंटिक के शासनकाल में जो जो सुधार हुए वो देख लीजिए। कैनिंग के दरमियान हुआ है वो देख लीजिए। रिपन के दरमियान हुआ है वो देख लीजिए। इसके बाद कर्जन का देख लीजिए। तो डलहौजी का भी, ये 4-5 है। इनका पूरा डिटेल देख लीजिए, कब से कब तक रहे हैं, अपने शासनकाल में क्या क्या सुधार करवाए हैं। क्योंकि इससे क्वेश्चन या तो आपको क्रम दे देगा सजाने के लिए, नहीं तो दे देगा कि इनके शासनकाल में क्या क्या सुधार हुआ था। जैसे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में दे दिया है कि रॉबर्ट क्लाइव किस में इन्वॉल्व थे, उन्होंने क्या क्या किया था। अगर आपको एक बार ये पता है कि बक्सर के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे, हेक्टर मुनरो थे वहाँ पे, जो सेना का नेतृत्व किए थे, ब्रिटिश सेना का। तो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा आपका। तो अब 3 छाट लीजिएगा, सीधे इसका आंसर केवल 1 हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा अगर आपको फैक्ट पता है तो वहाँ सही कर लीजिएगा। इसके बाद यूपीएससी कल्चर से हर साल क्वेश्चन आता है, मणिपुर सत्रिया और मणिपुरी नृत्य। अब देखिए, सारे नृत्य को तो अंदर से नहीं पढ़ा सकता है, इतने सारे लोकल नृत्य होते हैं। उसके बाद क्लासिकल जो डांस है वो है, तो क्लासिकल डांस का तो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ा जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल दिखा सकता है। लेकिन जो लोकल नृत्य है उसके बारे में पूरा आप नहीं पढ़ पाएगा। तो वहाँ पर वो क्वेश्चन वहीं पर आप सॉल्व कीजिए कि कॉमन सेंस से बनने वाला क्वेश्चन नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला जो ऑप्शन है, जहाँ सत्रिया नृत्य के प्रदर्शन में वैष्णव प्रभाव बहुत अधिक देखा जाता है, वही मणिपुरी नृत्य में यह पूर्णतः अनुपस्थित रहता है। पूर्णतः अनुपस्थित तो आप खुद सोचिएगा, एक्सट्रीम वर्ड है। किसी भी धर्म का एक दूसरे से प्रभाव होता ही होता है, चाहे वैष्णव हो से हो, एक दूसरे का कुछ ना कुछ एडॉप्ट करते हैं या वहाँ से कुछ सीखते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट एक्सट्रीम है, यहाँ से अगर आप छाँटते हैं तो ये ऑप्शन छट जाएगा। फिर आगे देखिए, इसमें भी देखिएगा तो आपको कुछ ना कुछ एक्सट्रीम मिल जाएगा। ठीक है, अनुपस्थित है, आयाम अनुपस्थित है, जो भी छाट लीजिए। तो इसमें तो या तो इसका आंसर केवल 3 होगा, नहीं तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो अब ये सारे क्वेश्चन को आपको वहीं पर ऐसे ही टैकल करना होगा, नहीं तो पूरा आप याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो वैसे ही सॉल्व कीजिए आप। ये भी क्वेश्चन पूछा था दार्शनिक परंपरा, जो भी षड दर्शन है उसको अच्छे से देख लीजिए। 6 दर्शन के प्रवर्तक कौन है, उनके मूलभूत सिद्धांत किस पे बेस है, वहाँ से क्वेश्चन देखिए। फंसाने का तो यूपीएससी बहुत अंदर घुस के फंसाता है, और हमेशा से यूपीएससी बौद्ध जन में फंसाते ही रहा है। कोई कितना भी बौद्ध जन पढ़ जाए, कहीं ना कहीं से ऐसा बुक का नाम दे देगा, ऐसा अंदर का समुदाय पूछ देगा कि आप वहाँ पर मार खा जाइएगा। लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि जितना प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है उसको कम से कम क्लियर कर लें, ताकि ऑप्शन एलिमिनेशन में हेल्प मिले। ठीक है, इसके बाद टर्मोलॉजी से हर साल क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। जैसे पिछला बार जो पूछा था उसमें भाषाओं की उपशैली थी, वो इस बार जो पूछा है वो होयसल वास्तुकला के बारे में ही। एक कूट, द्विकूट, त्रिकूट। तो एनसीईआरटी में जो टर्मोलॉजी है 7 से लेकर 6 से लेकर 10 का एनसीईआरटी पढ़िएगा। तो जो जो टर्मोलॉजी को उसको इकट्ठा कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आए तो गलती ना हो। बाकी यूपीएससी कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है, टर्मोलॉजी को इसका इंड कोई नहीं है। इतना लंबा शासनकाल रहा इतिहास में, कहीं से कुछ भी पूछ सकता हो। लेकिन इतना होना चाहिए कि जो मेन जो टर्मोलॉजी है वो आपको याद होना चाहिए।
जैसे हुंडी पूछा था तो हिंदी हुंडी एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, तो वहाँ से वो सॉल्व हो जाता। इसके अलावा ये अच्छा क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित रंगमंच परंपराओं पर विचार कीजिए। इनमें से किनको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया। देखिए जो यूनेस्को का जो कल्चर हेरिटेज है, वहाँ पर जितने भी साइट हैं, चाहे अमूर्त हो या मूर्त हो, सबको देख लीजिएगा एक बार, उसका लोकेशन देख लीजिएगा। क्वेश्चन घुमा फिरा के वहीं से आता है, ठीक है। इसके अलावा ज्योतिर्लिंग जो बाहर है उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आता है और ऑप्शन एलिमेंट में काफ़ी हेल्प करता है। इतना कुछ देख सकते हैं तो आसानी सॉल्व हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यक्षगान नहीं है और तमाशा नहीं है, 1 और 4 नहीं होना है। तो 1 और 4 जब नहीं होना है तो ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, 2 और 5 कुडियट्टम और मोडियट्टू है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो वर्तमान में जो कुछ चेंजेज हुए उससे भी क्वेश्चन पूछता है। वर्तमान में नहीं हुआ, 10 में हुआ ये। तो जो भी एक्ट वर्तमान में जो सांस्कृतिक विरासत के रिगार्डिंग जो कुछ नया एक्ट बना है और जो काफ़ी चर्चा में रहा है उसको देख लीजिए एक बार। इसको जिनेवा कन्वेंशन में चर्चा में था, इससे क्वेश्चन पूछ दिया। और यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन इन दिनों यूपीएससी बहुत पूछ रहा है, तो इसी पैटर्न को फॉलो करने का प्रयास विजन भी किया हुआ है। तो यहाँ पर एक तरफ आपको कोई घटना दे देगा, दूसरी तरफ उससे जुड़ा हुआ स्थल या कुछ भी दे सकता है, मिलाएगा केवल एक युग के दो युग में। ये अब वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन होता है, इसलिए होता है अगर आपको चारों पता है तो वही सही कर पाएगा, नहीं पता है तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर आपको आता है चारों तो मार दीजिए, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, इसमें ज़्यादा संभावना होता है गलत होने का। इसके अलावा विजडम फ्रेमवर्क ये चर्चा में था, सुर्खियों में। इस बार विजन हाल ही में सुर्खी वाला बहुत क्वेश्चन पूछा, 10-12 क्वेश्चन हाल ही में सुर्खियों में रह से पूछा। इतना ही बेसिक पूछता जनरली नहीं है, 4 या 5 पूछता है, लेकिन हो सकता प्रैक्टिस कराने के पर्पज़ से इतना पूछा हुआ है। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा भीम ऐप के माध्यम से जुड़ा हुआ है, तो आप यहाँ से कॉमन सेंस से बना सकते हैं, नहीं तो पढ़े तो अच्छी बात है। चाइना तो कभी नहीं करेगा भाई, चाइना तो वैसे ही एनिमी कंट्री है, वो नहीं करने वाला है। 5 हटा दीजिए, और बाकी अगर आपको उसके बाद अगर आपको नहीं पता है 2 मेरिट लीजिए। वैसे श्रीलंका भी नहीं है, तो वहाँ सीधे इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद ये स्वच्छ पौध केंद्र, इसका इंग्लिश पढ़ लीजिएगा नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्लीन प्लांट प्रोग्राम है ये। उसके बाद इसका आंसर देख लीजिएगा, बजट में शुरू किया गया है, तो बजट को भी अच्छे देख लीजिएगा। इंडिया का जो बजट 23-24 का है, और सर्वे जो नई स्कीम शुरू हुई है और क्या ट्रेंड रहा है हमारी इकोनॉमी का, उसको अच्छे से देखिएगा। वहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी फिक्स है कि 1 या 2 क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट ना भी पूछे फिर भी वहाँ पर जो ऑप्शन देगा तो ऑप्शन में आप उसके माध्यम से एलिमिनेट कर सकते हैं, तो वो हेल्प हो जाता है वहाँ पे। फिर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से पूछा हुआ है क्वेश्चन, यहाँ पर 3,000 या 5,000 रुपये, इससे आंसर आपका आ जाएगा सीधे। योजना भी जो इंपॉर्टेंट उसको देख लीजिएगा। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण दिशा निर्देशों में कुछ संशोधन किए हैं। इस संदर्भ में भारत के अंग प्रत्यारोपण हेतु नए दिशा निर्देशों को संबंधित निम्नलिखित कदम चाहते हैं कि अगर आप एक्ट अच्छे से पढ़ें तो आसानी से सॉल्व कीजिएगा, नहीं पढ़ें तो कॉमन सेंस लगाइए, रिस्क लीजिए वहाँ पे, तब सही हो पाएगा। ये सब क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर नहीं पढ़े हो तो। उसके बाद ये क्वेश्चन जो पूछा है वो जीवन की तलाश के ब्रोकली गैस से संदर्भ पूछा हुआ है। साइंस टेक में जो भी नया डेवलपमेंट हुआ उसे पूछा था। फिर यहाँ पूछा हाल ही में सुर्खियों में रहा वान द्वीप, घोरमारा द्वीप, मुर्रू थुथरू द्वीप। तो अजीब अजीब नाम देखने को मिल रहा होगा आपको। अगर आप पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो फिर छोड़ ही दीजिए इसको। वैसे ये द्वीप जलवायु परिवर्तन का डूब रहे उस संदर्भ में इसका आंसर होगा। फिर हाल ही में सुर्खियों में रहा इकोनारियो नामक पादप क्या है, तो ये भी अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो आप कुछ गैस वर्क नहीं कर पाएगा। इसका आंसर सी होगा। 5.5 मीटर लंबा डेटा चालित रोबोटिक पौधा है ये। फिर हिंदुओं का पूजनीय पवित्र स्थल शालिग्राम शिला, ये हाल ही में पत्थर मिला हुआ था। तो ये बुद्धिया के ज़्यादातर पश्चिम का प्रभावित हुई नदियाँ पाई जाती है। तो ये स्टेटमेंट आप छांट सकते हैं, इसलिए छांट सकते हैं कि जब बहुत कम नदियाँ जो पश्चिम को प्रभावित होती है, नर्मदा है और ताप्ती है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी नदियाँ हैं, ज़्यादातर नदियाँ पश्चिम से पूरब की प्रभावित होती है। वैसे भी ये जो मिला हुआ है शालिग्राम, वो गंडक और जो नदियाँ जो बिहार की जो नदियाँ जो नेपाल आती है वहाँ पर मिला हुआ है। तो वैसे ही पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और दूसरा स्टेट भाषा से सही लग रहा है। बहुत सारा आंसर भाषा से सही हो जाता है। इस तरह का स्टेटमेंट अगर मिले आपको तो जनरली सही मान लीजिए आप। तो इसका आंसर केवल 2 होगा। इसका भ्रंश घाटी के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा है। ज्योग्राफी से भी 4-5 क्वेश्चन पूछा हुआ है, और वही ट्रेंड यूपीएससी का रहता है हर साल, 4-5 क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछता है। तो उसी को ध्यान रखते हुए अभ्यास में भी उसी तरह क्वेश्चन दिया गया है इसमें। फिर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से पूछा गया, पढ़ लीजिएगा इसको स्टॉप करके, ठीक है। वैसे पीडीएफ जाएगा तो मैंने आपको शुरू में नंबर बता दिया था, उस नंबर मैच कर लीजिएगा, मिल जाएगा पीडीएफ इसका आपको। समताप रेखा के बारे में पूछा है 54 नंबर। 55 में ये आसान क्वेश्चन है, सदैव
आपने उपसौर स्थिति बना दी। ज्योग्राफी से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया था, वो गलती मत कीजिएगा। ज्योग्राफी से अगर टफ क्वेश्चन दे दिया तो कोई वो गलत हो रहा ही होना है, लेकिन अगर आसान क्वेश्चन दे दिया तो उसको गलत मत कीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन आसान में आता है कि ये जानना चाह रहा है कि पृथ्वी सबसे अधिक नज़दीक कब होती है सूरज के, उसी को बोलते हैं उपसौर। ये होता है जनवरी में, तो जनवरी के महीने के पहले पखवाड़े में। फिर प्रकाश राजधानी धूमकोहरा से क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। फिर आगे देख लीजिएगा तो ये पूछा है राजधानियों को पश्चिम से पूरब की जो भी घटनाएं चर्चा में रही इस बार है, स्पेशली सूडान को देख लीजिएगा। इसके बाद रूस यूक्रेन का जितना भी चर्चित एरिया है वो सब देख लीजिएगा, जैसे की हो गया, ओडेसा हो गया, डोबांस्क शहर हो गया, जो कुछ भी है उसका लोकेशन देखिएगा पश्चिम से पूरब से जाने को दे सकता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है वारसा मीन्स क्यू मॉस्को, ये पश्चिम से पूरब से जाने को दिया हुआ है। इसके अलावा यूक्रेन की सीमा किससे किससे लगती है ये भी आप देख लीजिएगा। पिछला टेस्ट में यही पूछा था कि यूक्रेन की सीमा किन किन देशों से लगती है, तो हो सकता है कि पैसे पूछ ले इससे। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था कि कैरेक्टरेट और पंचबाउल हॉर्स्टॉल ये सब क्या है, ये सारे आपके जल प्रपात है, ठीक है। यहाँ पे मिलान के दिया हुआ है 59 नंबर क्वेश्चन। एग्रीकल्चर से मान सकते हैं क्वेश्चन ये, और ये क्वेश्चन है आपको मान सकते हैं मेडिवल से। जो भक्ति सूफी आंदोलन हुआ था ना, सारे संतों को एक बार से देख लीजिएगा, उनका समय काल, स्पेशली संत कबीर हो गए, इसके बाद कबीर के बाद तुलसीदास हो गया, सूरदास हो गया, इसके बाद जो भी जिन्होंने जो विभिन्न जो समुदाय के प्रवर्तक जो भी है, जैसे कि शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुज, इन सब का समय देख लीजिएगा, कौन कौन से ये लोग दर्शन, उनका दर्शन क्या है वो देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर समकालीन से फंसा देता है। और उस समय कौन, अगर आपको ये पता है कि उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, या उनका ये पता है कि शताब्दी किस शताब्दी में उनका समय काल था, तो उस समय जो शासक थे उनसे तुलना का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अब अगर होगा आपके पास कोई सा सोर्स होगा वहाँ से पढ़ लीजिएगा इसको। फिर बहुत जैसे तो फेवरेट क्वेश्चन यहाँ पर यूपीएससी का है, ये प्रीवियस ईयर पेपर दिया, स्थानक वासी है, ये आपको जैन से है, तो 5 तो होना ही होना है, तो सीधे आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सीधे आंसर आ जाएगा। और बाकी आपको नहीं पता है तो प्रीवियस ईयर पेपर को वैसे देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। इसके बाद ये क्वेश्चन वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था ये। यहाँ पर शासक है, उनका पुत्री का नाम है, तो जनरली इल्तुतमिश रजिया सुल्तान हम लोग याद रखते हैं, और चांद बीबी हुसैन निजाम से याद रखते हैं। बाकी तो ये तो चंद्रगुप्त द्वितीय और अमोघवर्ष पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर छोड़ दीजिएगा, वैसे इसमें चारों सही है, ठीक है। तो जो एंशियंट मिडिवल में जो महिलाओं का योगदान रहा है, जो शासिका स्पेशल हुई हैं, जैसे काकतीय वंश में रुद्रमा देवी थी, इस तरह से जो आपको फेमस नाम है उसको एक बार देख लीजिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था कि मुगलों की राजधानी क्या नहीं रही है, तो ये भी इलाहाबाद नहीं रही है, बाकी सब रही है। और निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक हड़प्पा स्थल है जो शंख से निर्मित वस्तुओं के निर्माण केंद्र था। देखिए हड़प्पा के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन फंसाया कोई जानता नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ऑप्शन मैंने आसानी से किया था, मेहरगढ़ मस्जिद किया जाएगा। अब नागेश्वर कुबगल में फंसना था, लेकिन अगर आपको ये पता है कुबगल कहाँ पे है, और अगर आपको हड़प्पा सभ्यता का बाउंड्री पता है तो सही कर लीजिएगा। आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता की बाउंड्री उत्तर में कश्मीर के मांडा तक थी, दक्षिण में दयाबाद तक थी, यानी महाराष्ट्र तक थी, पूरब में थी आपको बलूचिस्तान तक, और पश्चिम में थी मेरठ तक। और आपको ये पता है कुबगल कहाँ है, कुबगल कर्नाटक में, ये तो नहीं होगा क्योंकि जब महाराष्ट्र सीमा तक कर्नाटक तक फैलेगा नहीं वो, तो ऐसे भी ऑप्शन को छांट लीजिएगा, तो सीधे सीधा नागेश्वर गुजरात में। वैसे भी नागेश्वर वहाँ पर ज्योतिर्लिंग भी है क्या, तो नागेश्वर जो प्लेस है गुजरात में, तो वहाँ से कॉमन सेंस भी सही कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ज्योग्राफी पता होना चाहिए कि उसका ज्योग्राफी क्या था हड़प्पा सभ्यता का। और दूसरी बात, ये स्थल जो है कुबगल ये कहाँ है ये पता होना चाहिए आपको, तभी सही कर पाएगा इसको। इसके बाद कहाँ से मूर्ति संदर्भ में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पढ़ लीजिएगा इसको। और बौद्ध ग्रंथ के बारे में पूछ दिया यहाँ पर परिशिष्ट पर्वन, ये जैन का है, तो यहीं से आंसर आपका आ जाएगा। ये ठीक क्वेश्चन था, जनरली इसमें ऑप्शन से बना सकते हैं आप, नहीं तो वैसे भी आसानी पूछा है। मैं नास्तिक ही हूँ, मैक्सिमम को पता होगा, भगत सिंह, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, बी डी सावरकर, और अनहैप्पी इंडिया ये नहीं लिखे हैं, बी आर अम्बेडकर नहीं लिखे हुए। इंडिया फ्रीडम अब्दुल कलाम, 1 2 4 इसका आंसर होना। तो ये आसान क्वेश्चन था। तो ये टफ तब हो जाता है जब केवल एक ऐसा होता तो गलत, तब यह समस्या क्रिएट करता वहाँ पे। और फिर ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, द्वितीय विश्व के दौरान अगस्त प्रस्ताव क्यों लाया गया था, तो यहाँ भी 2 ऑप्शन में प्रश्न था, और ये भी आसान क्वेश्चन था, 69 नंबर, पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर लेता हूँ। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन, इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी द्वारा, लॉन्ग टर्म एलुवेशन और वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, एलटी और वीओल्टी, तो इससे क्वेश्चन आया हुआ, पहले भी आया हुआ है। और ये सारा साइंस एंड टेक का पार्ट है, ये जितना भी है। परमाणु रिएक्टर में क्रांतिकता क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद जुपिटर आइस मूस एक्सप्लोजर मिशन बृहस्पति के 3 सबसे बड़े चंद्रमाओं के विस्तृत जानकारी देती है,
इस संदर्भ में विचार कीजिए। तो इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको लेना देना यहाँ से। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है तो यहाँ पर देखना है डिमोस और टाइटन, ये बृहस्पति का नहीं है। टाइटन शनि का है, डिमोस मंगल का है। एक नहीं होगा, तो एक नहीं होगा तो ये दोनों छट गया, बचा दो तीन, केवल दो। तो तीसरा कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड कह नहीं रहा है, तो मान चलिए कि कुछ नया खोज हुआ है, तो कुछ नया खोज हुआ तभी दिया हुआ है, तो मान चलिए कि सही होगा। दो तीन इसका आंसर होना चाहिए वैसे। इसका आंसर से 11 तारीख को आएगा, ठीक है। तो उससे पता चलेगा कि इसका रियल आंसर क्या है। फिर 74 नंबर क्वेश्चन बेसिक साइंस से पूछा हुआ था ये, हालांकि आसान क्वेश्चन नहीं था ये। यहाँ पर भूवर पट्टी और मानव शरीर में कन्फ्यूजन हो सकता है। फिर 75 नंबर क्वेश्चन, ये बेसिक साइंस से क्वेश्चन था ये। फिर ये क्वेश्चन था कि एलिस, टोटेम और एटलस किससे संबंधित है, तो ये भी चर्चा में रहा हुआ क्वेश्चन है। इस बार अभ्यास से बहुत सारा क्वेश्चन चर्चा वाला पूछा हुआ है। फिर 77 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, फ्रंट रनिंग के बारे में जानना चाह रहा है ये। 79 नंबर क्वेश्चन ये दिवाला और शोधन अक्षम संहिता, कुछ जो एक्ट है उसके बारे में देख ही लीजिएगा आप। जैसे कि जो जन प्रतिनिधित्व एक्ट है 1952, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन आता है। सरकारी आयोग, पूंछी आयोग को देख लीजिएगा, और ये इसमें ये भी शामिल हो गया दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता, इसके बारे में क्या क्या डिटेल है उसको अच्छे से कर लीजिएगा। फिर 80 नंबर क्वेश्चन जो विदेश नीति जो अभी तय की गई 23 में, उसके बारे में, तो ये भी आसान है अगर आपको पता है तो। पहला सही है, 30 तक 2 ट्रिलियन टारगेट रखा गया है, पहला सही है। तो अब ए और डी में छाटना आपको है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है प्रोत्साहन आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने के बाद क्या करना कि छूट आधारित, तो वहाँ से 140 का आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं उदारीकृत प्रेषण योजना के सामने, योजना से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। या तो बजट सर्वे में जो नया नया योजना है उसको देख लीजिए, और पिछले एक साल में जो इम्पोर्टेंट जो स्कीम सरकार लागू की है उसको देख लीजिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर 16 और 21 के दौरान तिलहन के उत्पादन स्तर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर सोयाबीन नहीं होगा, सोयाबीन होगा सही है। दूसरे पे आपका है ये मूंगफली है, तो अगर आपको पता है तो वहाँ से भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। IMF के बारे में पूछा, IMF को भी देख लीजिएगा अच्छे से। और ये फ़ोन टैपिंग के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा हुआ है 85 नंबर। अब मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, पढ़ते जाइएगा। ये राजनीतिक दल के बारे में पूछा है, तो आम आदमी पार्टी का बस नाम लेना छोड़ दिया, नाम देना बस छोड़ दिया, बाकी उसी के रिगार्डिंग पूछा हुआ है, ठीक है। फिर राजस्थान यहाँ पर एक्स्ट्रा दे दिया, यहाँ पर अगर दिल्ली देता तो पूरा आम आदमी पार्टी का यहाँ पर संदर्भ हो जाता। तो UPSC जनरली पॉलिटिक्स से भी जो चर्चा में रहता है उसी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जिस राष्ट्रपति का चुनाव था उस राष्ट्रपति के रिगार्डिंग पूछ दिया था, क्योंकि निर्वाचन प्रक्रिया में किसका मत समान होता है, किसका समान नहीं होता है, MLA का और MP का। इस बार अगर आम आदमी पार्टी के संदर्भ में है तो ये होता है UPSC क्वेश्चन आपको पूछ ले इससे। तो देखते रहिएगा क्या क्या घटना चर्चा में, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है मे भी। इसके अलावा निर्वाचन आयोग के संदर्भ में भी अभी नया गाइडलाइन जारी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट नया गाइडलाइन जारी की है कि उस चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति में जो मेंबर होंगे वो कौन कौन होंगे, तो वहाँ से भी देख लीजिएगा, वो भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा ये ग्राम न्यायालय, इसके अलावा लोक अदालत, ये सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। पैसा एक्ट हो गया, ये सब UPSC का फेवरेट जोन है, इसी को ध्यान रखते हुए इसने भी क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके बाद उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी ये क्वेश्चन दिया गया, उसके साथ में क्वेश्चन पूछा गया ये। फिर 86 नंबर ये क्वेश्चन जो है आपका कह सकते हैं कि पॉलिटिक आई है बट हिस्ट्री जुड़ा हुआ है, क्योंकि पॉलिटिक हमारा जो वर्तमान जो राजनीतिक व्यवस्था है वो इतिहास की देन है। हमारा जो मैक्सिमम जो संविधान में जो प्रावधान लिए गए हैं वो 1935 के एक्ट से लिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जुड़ाव गवर्नेंस का जुड़ाव, और जो गवर्नेंस का जुड़ाव है वो कहीं ना कहीं इतिहास से जुड़ा हुआ है। तो वहाँ से क्वेश्चन हर साल UPSC पूछते ही रहता है, खास करके CPC, CRPC और IPC से। फिर भारत के संविधान में उल्लिखित संचरण की स्वतंत्रता किससे जुड़ा हुआ है, उससे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा पहुँच क्या। फिर क्लासिकल भाषा से क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या समानता है। फिर 94 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम से पूछा हुआ है, पुराने योजनाओं से क्वेश्चन UPSC जनरली पूछा था, तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा। 5 वाइज काफ़ी चर्चा में था, तो कौन कौन से देश है ये चर्चा में इस साल नहीं था, ये चर्चा में पिछले 2 साल पहले था ये, लेकिन UPSC जो 2 साल पहले चर्चा में रहा था उससे क्वेश्चन पूछ जाता है। इसलिए गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उधर लद्दाख वाला रीजन पूरा अच्छे से देख लीजिएगा, हो सकता है कि घटना घटा 20 में पूछ ले क्वेश्चन 23 में, तो आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पर हैप्टिक तकनीक के बारे में पूछा हुआ क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्स है ये। इसके बाद 94 नंबर क्वेश्चन ये पूछा है कि उपग्रह में चलते समय चलने के बजाय तैरना पसंद करते हैं, वो क्यों पसंद करते हैं, तो इस रिगार्डिंग क्वेश्चन पर साइंस एंड टेक्स क्वेश्चन है ये। फिर जियोग्राफी से मैपिंग से क्वेश्चन है कि कौन नदी केवल एक राज्य प्रभावित होती है, तो यहाँ से पेनार छाट लीजिए, पम्बा छाट लीजिए, आंसर आ जाएगा यहाँ पे।
फिर इंडेक्स से क्वेश्चन इधर यूपीएससी एक साल से पूछ ही रहा है, पर कभी भी पूछ सकता है। तो इसलिए ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कौन शुरू किया, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका हालांकि WM होगा, ठीक है। फिर 97 क्वेश्चन, ये जैव बायोस्फीयर जल वनस्पतिक उद्यान जैव विविधता हॉटस्पॉट और आरक्षित वन क्षेत्र, ये सबको अच्छे से देख लीजिएगा। एक नया क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है इससे। फिर नोबेल हेलेन बोमर स्विफ्ट और माइग्रेटरी मोनार्क, इतना सारा जो नया नया स्पेसिस खोजा जाता है वहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। जितना हो सके पढ़ लीजिएगा, पूरा तो नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन जितना आप कवर कर पाए कर लीजिए, क्योंकि अगर यूपीएससी ठान लेगा फंसाना तो फंसा ही लेगा यहाँ पे। लेकिन यही बात है, अगर आपका रेंज में आ गया, पढ़ा हुआ आ गया, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो तितलियाँ है ये, अगर पता होता तो आसान है, नहीं पता होता तो फिर उसमें कुछ गैस भी नहीं कर पाएगा आप क्या इसका आंसर बार। और ओवर द टॉप को भी अच्छे देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, चर्चा में चल रहा है। तो या तो खुद कॉमन सेंस कुछ लगाइए वहाँ पे, बाकी तो यूपीएससी में क्वेश्चन दो चीज़ सही होगा, या तो लॉजिक से सही होगा, आपका फैक्ट से सही होगा, दोनों ज़रूरी है। दोनों रहेगा तभी आप कॉमन सेंस भी काम करेगा। तो यहाँ पर ये जो पहला जो ऑप्शन देख रहे हैं आप कि किसी तरह कर नहीं देते हैं, भाई कर कैसे नहीं देंगे, कोई भी कंपनी किसी देश में ऑपरेट करेगी, कर तो देगी देगी। तो पहला स्टेटमेंट छाट लीजिए आप, इससे 2 ऑप्शन छट गया। बाकी जो फैक्ट नहीं पता है तो दो ऑप्शन में गेम खेल सकते हैं आप, बी और सी में गेम खेल लीजिए और कोई भी उसका आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर दूसरा भी गलत था, नेटफ्लिक्स पहला नहीं है, ठीक है, तो केवल इसका 3 आंसर होगा। यहाँ पर मुझे ही पता नहीं था, मुझे लगा नेटफ्लिक्स होगा। तो यही होता है कि दो ऑप्शन में फंसे तो मानना ही मानना है। 2 ऑप्शन छोड़ने के बाद तो छोड़ नहीं सकते ना वहाँ पे, ऐसे छोड़िएगा तो बहुत सारा क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा आपको। और फिर ये क्वेश्चन जो कुछ भी लॉन्च हुआ है वो कहाँ लॉन्च हुआ है, तो थोड़ा ज़्यादा अंदर चला गया है ये। जनरली पूछता है कि किससे लॉन्च हुआ है, लेकिन यहाँ पूछा है किस ग्रह में भेजा गया। तो मेन जो इसरो का जो मेन जो सेटेलाइट लॉन्च किया गया है उसको देख लीजिएगा, किससे लॉन्च किया गया है और कहाँ पर छोड़ा गया और किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया, इतना देख लीजिएगा। मे भी क्वेश्चन आ सकता है, और डायरेक्टली नहीं आएगा तो कम से कम ऑप्शन को एलिमिनेट करने में वो हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 100 क्वेश्चन के बारे में बताया। यहाँ पर जो क्वेश्चन अच्छे थे मैंने उसको डिस्कस भी कराया, कुछ कैंसर बताया, बाकी कैंसर तो 11 तारीख के बाद पता चलेगा जब इसका रिजल्ट आएगा। आप लोग इसको स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, इसको मैंने स्क्रॉल किया, इसको आप लोग इसको पॉज से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, लगाना होगा लगा लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर इसका PDF चाहिएगा तो मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने शुरू में बताया था, ये 98 71 08 28 68 इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा PDF। इसका मैं अपने जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर मैं इसको पिन कर दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। बाकी इसको रूम पे लगाइए, ठीक है ना। और बाकी जो इसका जो ओरिजिनल जो पेपर है ये मार्केट में आ जाएगा, रिजल्ट जिस दिन जारी होगा उसके अगले दिन मार्केट में आ जाता है। तो फ्रेश लगाना चाहते हैं तो फ्रेश लगा लीजिए, अभी लगाना चाहते हैं तो इसका PDF लेके आप लगा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, धन्यवाद।